कोई नेता अपने संसाधन से किसी का भोजन नहीं चलाता है। सड़कों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमी है और खामी है कि वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं हुई। स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं नहीं। अभी हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको औपचारिकता के लिए बता दें, इनका नाम है अशोक सिंह और ये इस वक्त जो है इस क्षेत्र में गोरियाकोटी विधानसभा में साथ साथ सिवान में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं कि इनका जो है इस बार जो है कांग्रेस से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा, आखिर चुनाव मैदान में क्यों आ रहे हैं, तमाम चीज़ों पे जो है इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका भी और आपके दर्शकों का भी ताहे दिल से अभिनंदन है और स्वागत है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से क्षेत्र में चर्चाएं चल रही है आपको लेकर कि अशोक सिंह जो है इस बार गोरियाकोटी विधानसभा के उम्मीदवार होंगे? क्योंकि हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता के सेवा में निरंतर काम करते हैं। ऐसे परिस्थिति में लोगों का मेरे ऊपर इस तरह का विश्वास जताना कि मैं चुनाव लड़ूं, ये मेरे लिए अति सम्मान की बात है और बहुत सुखद क्षण है कि लोगों का उम्मीद मेरे ऊपर है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो कुछ बेहतर होगा या मैं लोगों की सेवा पूरी तन्मयता और ईमानदारी से कर पाऊंगा। सर आपको चुनाव मैदान में आने का जो है मतलब क्या सोच के आ रहे हैं गोरियाकोटी के जनता के लिए, या कुछ अलग करेंगे या क्या कुछ मैनिफेस्टो है? देखिए, चुनाव में नेता का आना ये तो एक प्रक्रिया है जो आप समझते हैं कि 5 साल पे चुनाव होता है, मध्यावधि भी चुनाव हो जाते हैं कभी कभी। तो ये चुनाव 5 वर्ष के बाद हो रहा है। मैं बहुत पहले से लोगों के सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दृष्टिकोण में वैसे बहुत सी चीज़ अभी वर्तमान में अछूता है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, जो जनहित की समस्याएं हैं। अगर उन तमाम चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना है या लोगों की सेवा बेहतर तरीके से करनी है या जिससे लोग परेशान हैं उसका निराकरण करना है, तो इसके लिए मैं अपने तरीके से जब मौका मुझे मिलेगा तो मैं अपने तरीके से उस काम को करूंगा और प्रयास करूंगा कि लोगों के बीच जो लोगों की ये मेरे ऊपर आकांक्षा अविश्वास है खरा उतरूं। चुनाव से पहले सभी लोग वादे करते हैं विकास हम करेंगे, जीतेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद जो है पटना और दिल्ली के जो है अपना जगह बना कर रखते हैं। मैं 2000 में इस पंचायत का मुखिया बना, हरिहरपुर कला पंचायत का। जब पंचायती राज कायम हुआ, एक लंबे समय से पंचायती राज डिफंक्ट था, जब कायम हुआ तो मैं 2000 मुखिया बना और मैंने उन तमाम चुनौतियों का सामना किया है जो एक रूरल एरिया में होना चाहिए और बड़ी मतलब धैर्य से एक एक चीज़ को मैंने जोड़ा है और ये अहंकार कभी नहीं आने दिया कि मैं मुखिया हूँ। और एक ये प्रक्रिया कोई 5 साल में समाप्त नहीं हो गई। 2000 से लेकर 2005 तक मैं मुखिया था। मेरा पंचायत रिजर्व हो गया, महिला हो गया, तो 2006 से लेके और 2015 तक मेरी 16 तक मेरी पत्नी मुखिया थी। वो भी अहंकार मेरे ऊपर नहीं आया कि मैं इतने लंबे समय से मुखिया हूँ। निरंतर लोगों की सेवा करते रहा और क्षेत्र के वैसे तमाम लोग हमको आके अपनी बात आसानी से कहते हैं कि मेरे यहाँ इस तरह का समस्या है, मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ और मैं प्रयास करता हूँ और उनकी समस्या का निराकरण करता हूँ। 2016 में पंचायत मेरा पुनः रिजर्व हो गया, तो अति पिछड़ा हो गया, तो मुखिया हम लोग सहयोग किए। मेरे ही नाम अशोक कुमार पंडित है नाम उनका, उनको सहयोग किए और चूँकि महिला था तो मेरी पत्नी समिति सदस्य जीती और समिति सदस्य जीतने के बाद ब्लॉक प्रमुख का लड़ाई हुआ, प्रमुख बन गई। तो जब मैं उस स्थान पे गया ब्लॉक प्रमुख वाले पे, वहाँ भी चुनौतियों का सामना किया और वहाँ भी बहुत से काम ऐसे बरसों से नहीं हो रहे थे जिसको मैंने प्रयास किया कि उसको करूं, किया भी। सबका सब तो मैं नहीं कर पाया, जो मेरे जेहन में था
लेकिन किया। उसके बाद अभी चूँकि पंचायत मेरा उसी ये से है, रिजर्वेशन कोटे से है, तो मेरी पत्नी समिति सदस्य हैं। तो अगर मेरे अंदर मुखिया होने का, प्रमुख होने का ये गुरूर रहता और जनता से हट के जीने की आदत हो गई रहती या अपने ऐशो आराम की चिंता रहता, तो हमको लगता है कि इतने लंबे समय तक जनता अपने कंधों पर बैठा के हमको ढोती नहीं रहती। सही बात है। ऐसा बहुत सा मौका बीच में था कि हमको हटा देती। क्योंकि जब भी चुनाव हुआ है तो 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 8 लोग चुनाव लड़े हैं, और उसमें जितनी पवित्रता से हमारे यहाँ के पब्लिक हमको चुनती है, मैं आज भी उसका ख्याल रखता हूँ। मैं सुबह दरवाजे पर बैठता हूँ तो 4-5 घंटा सबकी बात सुनता हूँ, और जितना हो सकता है, जितनी मेरी क्षमता है, जितना बुद्धि है, उस क्षमता और बुद्धि के हिसाब से लोगों की मदद करता हूँ, और वैसी वैसी बात को सुनता हूँ जैसा दूसरा कोई अगर सुने तो हमको लगता है कि उसको नगवार गुजरेगा कि कैसी कैसी बातें सुनते हैं। पारिवारिक बात हो, सामाजिक बात हो, सब बात को सुनता हूँ। और मैंने प्रयास किया है कि जो प्लेटफॉर्म हमको काम करने के लिए जनता द्वारा दिया गया है उसको बढ़िया से, मतलब कोई इसमें आगे नहीं निकले, मेरा अनुसरण दूसरा कोई करे, वैसे सजाने का प्रयास किया है। अच्छा, गोरिया कोठी का जो है मूलभूत समस्या क्या है? देखिए, गोरिया कोठी में सरकारी लगभग सारी संस्थाएं हैं। अस्पताल भी है, प्रखंड भी है, विद्यालय भी है, सारी संस्थाएं हैं। दुख इस बात का है, समस्या ये है कि जो संस्था है वो मूल रूप से जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाती है। इन कमियों को ढूंढने के लिए जिस ताकत की ज़रूरत है, जो ताकत इस खामियों को ढूंढ के और इसका निराकरण कर सकता है, उस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। एक नेता, कोई नेता, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, कोई नेता अपने संसाधन से किसी का भोजन नहीं चलाता है, लेकिन जनता का नज़र रहता है कि भाई जब मैं कष्ट में आऊँ, जब मेरे ऊपर कोई विपत्ति आए, या जब कोई सामाजिक समस्या हो या व्यक्तिगत समस्या हो, तो उसमें ये मदद कितना करते हैं। जैसे प्रखंड है, प्रखंडों में बहुत से काम हैं जो आम जन से जुड़े हुए हैं, उसका बुरा हाल है। सड़कों का, सड़कें कुछ बनी हैं, वाजिदपुर वाली सड़कें कुछ बनी हैं पहले से, सड़कों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमी है और खामी है कि वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं हुई है। उसकी गुणवत्ता पर सवाल है। सड़कों का बनना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार का पैसा खर्च होता है, कहाँ होगा? सड़कों पे होगा। सरकार आज बोल रही है बिजली पर खर्च है, लेकिन सरकार को इसका भी मुआयना कराना चाहिए कि जो बिजली की व्यवस्था, जो बिजली के तार घूमे हैं, उन तारों की क्वालिटी कैसी है, सड़कें जो बन रही है उसकी गुणवत्ता क्या है, क्या वो अपने गुणवत्ता पर के आधार पर सड़क बन रही है। मेरा सवाल है सीधे सरकार से, बिहार सरकार से। बिहार सरकार के मुखिया इंजीनियर हैं, और हमें एक बात समझ में नहीं आती है। एक टेंडर की चर्चा में सुन रहा था कुछ दिन पहले, इसी विधानसभा, गोरिया कोठी विधानसभा में ही वो सड़क है। आप एक बात का हल ढूंढिए। आप लोग यूट्यूबर हैं, आप लोग घूमते हैं, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। टेंडर 31.5 या 32% बिलों पर ठेकेदार लिया है। आप इस सवाल का हल ढूंढिए कि अगर वो ठेकेदार 32% बिलों पर काम लिया है तो 32% बिलों प्लस उसका अपना बेनिफिट प्लस जो कमीशन होता है, जो कमीशन सब लोग जानते हैं, जो कमीशन लगता है, इन तमाम को जोड़ के जो शेष राशि बचती है उसमें सड़क की गुणवत्ता कायम रहेगी क्या? अगर 32% बिलों पर लिया, क्यों उसको काम दिया गया? इसका मतलब है कि जो इंजीनियर उसका प्राकलन बनाया है वो गलत है।
अगर वो गलत नहीं है तो जो उसको पास कर रहा है वो गलत है। अगर वो भी गलत नहीं है तो ये सरकार की नीति गलत है कि जिस काम को 100 रुपया में होना है उस काम का टेंडर हम 60 रुपया में 65 रुपया में करते हैं और 65 रुपये के बाद उसको लाभांश देते हैं। लाभांश के बाद अन्य भी खर्च हैं, तो क्या वो काम 50 रुपये में, 40 रुपये में, 45 रुपये में गुणवत्तापूर्ण होना संभव है? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये सरकार का दोष नहीं है? सही बात। क्या ये सिस्टम की खामी नहीं है? काम लेने के लिए वो ठेकेदार ले लिया, अगर ठेकेदार को वहाँ ज़बरदस्ती होता है कि आप गुणवत्तापूर्ण काम करें तो लोगों पे केस करता है, और उन आवाज़ उठाने वाले लोगों को वो अपने पैसे और ताकत के बल पे दबाना चाहता है, तो कहाँ से गुणवत्तापूर्ण काम होगा? इसकी कमी है, इसके विरुद्ध आंदोलन होने की ज़रूरत है। आप बताएं, सारी सुविधाएं का ढिढोरा पीटता है विद्यालय में, और ये भी सवाल उठता है कि विद्यालय में पठन पाठन अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, तो ये ढिढोरा पीटने का क्या मतलब है? कुछ दिन पहले हमको लगता है कि सरकार का ये संकल्प था कि तमाम विद्यालयों में वो तमाम संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं जिससे बच्चे मरहूम हैं। क्या क्या संसाधन है भाई? कोई स्मार्ट क्लास बनने की बात है, कोई बच्चों के बैठने का बेंच का बात है। बिहार में लार्ज स्केल पर विद्यालय में बेंच आया है। आप कुछ मत कीजिए, आप जाइए उस बेंच का ही इंटरव्यू लीजिए, आप जो निर्जीव है उस बेंच का इंटरव्यू लीजिए जो निर्जीव है। आप सोशल मीडिया से हैं, आप लोगों को उस बेंच का फोटो दिखाइए, और जब बेंच का फोटो ले लीजिए तो सिस्टम से पूछिए कि ये बेंच कितने कीमत में बनी होगी। तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं सिस्टम को लेकर, अगर आप विधायक बनते हैं तो इस सब कमियों को दूर कीजिएगा। मैं लड़ूंगा इसके लिए, मैं इसके लिए लड़ूंगा, ये आवाज़ उठाऊंगा, और मैं इसमें जनता का साथ मांगूंगा कि मैं आपके आशीर्वाद से इस पद पे बैठा हूं और मुझे आपके लिए काम करना है। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है, आपका काम हैम्पर हो रहा है और मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे रहें, मैं आगे आपका नेतृत्व करूंगा और हर मोर्चे पर जितनी इस तरह की कामें हैं उसका पुरजोर विरोध करूंगा, सदन तक विरोध करूंगा, लोगों के संज्ञान में लाऊंगा। मैं नैतिकता को मरने से बचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं कभी सिद्धांत से समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो नेता हो या जो हो वो अपनी पूरी संपत्ति बेचकर पब्लिक में बांट दे, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मेरी स्थिति अगर खाने पीने चलने लायक है तो मैं 2 साल 4 साल 5 साल में अंबानी बन जाऊं, ये भी नहीं कहता हूं। मुझे जीने के लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, होगी, लेकिन चौकिसमैन की तरह लूट के चूस के उनका जिनके मुंह में बुलंद आवाज नहीं है उनका अधिकार छीन के मैं अपना जेब भरूं, ये नहीं होने दूंगा। चलिए, ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म नहीं लेंगे, चलते चलते गोरिया कोठी की जनता से क्या कुछ कहेंगे? मैं यही आग्रह करूंगा कि 3-4 महीने में चुनाव होने वाला है। आप अपने सूझबूझ से ऐसे नुमाइंदे का चुनाव करें कि जो चीज़, जो बात आपके जेहन में चल रही है, जिस दुख से आप दुखी हैं, ऐसा नुमाइंदा आप चुनें कि आए तो उस पर मरहम लगाए, आपके दुख सुख का साथी बने, आपका दुख समझे और कभी भी आपको एक अलग और अपने को एक अलग प्लेटफॉर्म पर नहीं रखे। जिस तरह से चुनाव में मतदाता मालिक कह के आपको पुकारता है, उसी तरह से सदैव अपने पूरे कार्यकाल में आपको उसी नज़रिया से देखता रहे, वैसे ही नुमाइंदा चुनिए। इसी आग्रह के साथ मैं अपील करूंगा कि आप इसका खासा ध्यान रखें और आपके हाथ में जो समय आया है इसका भरपूर लाभ उठाएं। चलिए, तो ये थे अशोक सिंह, जिनकी बातों को जो है आपके सामने रखे। इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है नेक्स्ट इंटरव्यू में जो है इनका जो है वो बात आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।